राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपना चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा था और इस पी ब्लॉक एलिमेंट में नीट 2020 इसमें केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके 11th के और 12th के क्लास नोट्स से हैं। अगर आप पेपर चेक करेंगे तो सारे के सारे 11th 12th के क्लास नोट्स से मिल जाएंगे, सारे के सारे। जैसे अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, मैं पी ब्लॉक से ही स्टार्ट करता हूं। जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको वहां क्वेश्चन बताता जाऊंगा। पी ब्लॉक चैप्टर से ही अपन चल रहे थे, तो पी ब्लॉक चैप्टर से जो नीट 2020 में क्वेश्चन आया था, पिछला वीडियो आप देखेंगे तो मैंने आपको ये बताया था कि ये सल्फर की ऑक्सो एसिड है, H2SO4 है ये, और इस H2SO4 से जब पानी बाहर निकल जाता है तो दो H2SO4 जब आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा ये, पानी बाहर निकलेगा तो O बच जाएगा ओनली। ये बन जाएगा, ठीक है। ये H2SO, ये क्या हो गया H2S2 3 3 6 7 H2S2O7। H2SO4 में परऑक्साइड बंध नहीं है, H2S2O7 में परऑक्साइड बॉन्ड नहीं है। और अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये पायरोसल्फ्यूरिक है। पायरो बनता है जब H2O बाहर निकल जाएगा भाई। क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। तो सल्फ्यूरिक एसिड से H2 बाहर निकाल दो, उसका पायरो बन जाएगा। इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, आप इसको बोलोगे परोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। और अगर मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स में से H2O बाहर नहीं निकलकर H2 बाहर निकल जाए तो क्या बनेगा भाई? अगर H2 बाहर निकल जाए तो ये बन जाएगा, क्या बना? H2S2O8 बन जाएगा। दो हाइड्रोजन, 3 3 6 7 8 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके पास सल्फर के ऑक्सो एसिड मैंने आपको बताए थे। और नीट 2020 में जो क्वेश्चन था वो ये पूछ रहा था कि कौन से एसिड है जिनमें परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। देखो परऑक्साइड बॉन्ड की वो चर्चा कर रहा था, और परऑक्साइड बॉन्ड ये होता है भाई, ठीक है। तो परऑक्साइड बॉन्ड की बात कर रहा था, ये परऑक्साइड बॉन्ड है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट से जो सल्फर की ऑक्सी एसिड आए थे उन्हें परऑक्साइड बॉन्ड पूछ रहा था। और उन परऑक्साइड बॉन्ड की अगर बात करें तो जितने भी एसिड देखेंगे उनमें एक तो है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और एक आपके पास परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो परऑक्सो मोनो और परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जो हैं उनमें आपके बॉन्ड पाया जाता कौन सा? परऑक्साइड बॉन्ड भाई। ये क्वेश्चन था नीट 2020 में। ऑक्सी एसिड दे दिए थे सल्फर के और उनमें पूछ रहा था कि किस में परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। इसी पी ब्लॉक में एक मिनट वीडियो देख लो भाई, चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पी ब्लॉक है, इसी पी ब्लॉक में देखो F2 Cl2 Br2 और I2, ठीक है। इस F2 की बात की जाए तो ध्यान रखना F2 एक स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है ये? प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग लिथियम होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम होता है, प्रबल अपचायक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे तो मैं इनको बताऊंगा, ठीक है, कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है और ये क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें कि प्रबल अपचायक लिथियम है, प्रबल ऑक्सीकारक F2 है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी है वो भी F2 की होगी। ठीक है, तो ये जो F2 है, ये F2 क्या होगा बताओ? मोर रिएक्टिव होगा। उच्च क्रियाशील। ठीक है, मोर रिएक्टिव है, उच्च क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है। किसकी क्रियाशीलता होती है? किसकी? F2 की। अब अगर मान लीजिए आप बात करें हाइड्राइडों की, इनके FClBrI के हाइड्राइडों की बात करें तो देखिए, पहले जैसे मान लीजिए मैं H2 की रिएक्शन F2 के साथ करवाऊं, H2 की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाऊं, H2 की रिएक्शन Br2 के साथ करवाऊं और H2 की रिएक्शन I2 के साथ करवाऊं। तो मैं आपको पहले कह रहा हूं कि F2 की जो रिएक्टिविटी वो बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी है इसकी कि ये अंधेरे में रिएक्शन कर लेता है, अंधेरे में रिएक्शन कर लेता है भाई। ठीक है, अंधेरे में रिएक्शन ही कर लेता है। और आपको वैसे बताऊं मैं, ये F2 तीव्र विस्फोट के साथ रिएक्शन करता है भाई, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी है इसकी। इसलिए इस F2 को ज्यादातर जगह जब काम में लिया जाता है ना भाई, तो इस F2 को N2 से डाइल्यूट किया जाता है ताकि इसकी रिएक्टिविटी कुछ कम हो सके। ठीक है ना भाई, इसकी जो रिएक्शन है थोड़ी स्लो हो जाएगी। क्या मिलाने से? N2 मिलाने से, डाइल्यूट करने से। ठीक है, तो डाइल्यूट इसलिए किया जाता है कि वो तेजी से अटैक नहीं करे, इसलिए। जैसे मान लीजिए जो शराब होती है, उस शराब में पानी मिलाकर उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। उसका रीजन भी क्या? उसका रीजन भी यही है कि जो शराब हो तेजी से आदमी पर अटैक नहीं करे, पीते ही तुरंत न लुढ़क जाए, धीरे धीरे नशा करे, इसलिए उसको पानी मिलाकर क्या कर लेते हैं बताएं? डाइल्यूट कर लेते हैं। तो वैसे ही यहां पर ये जो F2 है, इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए इसमें N2 मिलाया जाता है, ताकि इस N2 के बारे में आपने पढ़ रखा था, नाइट्रोजन फैमिली जब आपने पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N पाया जाता है, और ये बॉन्ड रूम टेम्परेचर पर आसानी से नहीं टूटता, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। इसलिए इसको कुरकुरे चिप्स के पैकेट में भरा जा रहा था, पढ़ा था पर नाइट्रोजन फैमिली में। तो इस N2 की रिएक्टिविटी बहुत कम होने के कारण, लेस रिएक्टिव होने के कारण, बहुत कम क्रियाशील होने के कारण इस F2 को किस में मिला, N2 को किस में मिला देते हैं? बोलो, F2 में मिला देते हैं भाई। ठीक है, तो रिएक्शन और भी स्लो करनी है तो ये अपने पास तरीका है, विस्फोट नहीं हो, ये अपने पास तरीका है। H2 और Cl2 की रिएक्शन लाइट में होती है भाई, सनलाइट में, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में H2 और Cl2 HCl बनाते हैं। H2 और Br2 की अगर बात करें 2HBr बनाएंगे, लेकिन यहां आपको इसको गर्म करना पड़ेगा भाई। और H2 और I2 की रिएक्टिविटी तो सबसे कम है, तो यहां आपको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के साथ साथ आपको कैटलिस्ट भी डालना पड़ेगा, पीटी की रिक्वायरमेंट भी होगी, इतनी लेस रिएक्टिव है I2। तो ये अपन ने जो हेलोजन फैमिली चल रही थी, जो आपके हेलोजन्स चल रहे थे F2 Cl2 Br2 I2, उन हेलोजनों की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया अपन ने? उनके बताओ, हाइड्राइड बना लिए। ठीक है,
आगे चलते हैं अपन। इन हाइड्राइडों की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। मैं एक बड़ी अच्छी कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान देना। हेलिना की रब से फरियाद, और फिर कल बाहर आई आंटी टसन से। ठीक है, ये आपको पता है एक ग्रुप में अगर आप अप टू डाउन जाएंगे तो एन इंक्रीज होता है, एन इंक्रीज होता है तो साइज इंक्रीज होता है। कोषों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, इसलिए साइज बढ़ता है भाई। तो मैं एफ एच की बात करूं, छोटा साइज है, स्मॉल साइज। F2 की बात करूं, इसका भी स्मॉल साइज है, दोनों छोटे आकार के हैं। और यही कंपैरिजन अगर मान लो मैं I के साथ करूं तो I का साइज F की कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है भाई, अब मैं कंपाउंड बना रहा हूं, देखो इस H का F के साथ बनाया HF, H का Cl के साथ बनाया HCl, H का Br के साथ बनाया HBr, H का I के साथ बनाया HI। ये चार अपन ने यहां हाइड्राइड बना लिए भाई, HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, अब इन चार हाइड्राइडों में एक चीज आप ध्यान दें, H भी छोटा है, F भी छोटा है, दोनों छोटे हैं, स्मॉल स्मॉल। HI की बात करें, H तो वही है छोटा ही, लेकिन I यहां बड़ा हो गया। स्मॉल बिग, छोटा बड़ा हो गया। यहां दोनों छोटे छोटे थे, यहां दोनों छोटे छोटे थे, यहां छोटा बड़ा हो गया। अब मैं एक वर्ड काम में लेता हूं, पैकिंग। कहीं भी सपोज आप पैकिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इन दो डिब्बे ले रहा हूं, ये डिब्बा और ये डिब्बा दोनों सेम साइज के हैं। अगर आप इनकी पैकिंग करोगे तो देखो बहुत अच्छी पैकिंग हो जाएगी। सारे डिब्बे इसी प्रकार के रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, पैकिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी पैकिंग होगी। यदि सेम साइज के डिब्बे हैं तो पैकिंग अच्छी होगी, ध्यान रखना। और अगर मान लो सपोज ऐसा हुआ, बड़ा डिब्बा आता जा रहा है, बीच में फिर छोटे डिब्बे आ गए, फिर कोई बड़ा आ गया, फिर कोई छोटा आ गया, तो पैकिंग अच्छी नहीं होगी। पैकिंग के लिए रिक्वायरमेंट है कि सारे सेम साइज के होने चाहिए, या तो सारे छोटे छोटे हों या सारे बड़े बड़े हों, पैकिंग अच्छी होगी। लेकिन सपोज अगर मान लो ऐसा होता, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटा बड़ा होगा ना, तो पैकिंग अच्छी नहीं होगी। तो पैकिंग अच्छी हो इसके लिए जरूरी है साइज सेम होने चाहिए। तो H और F को आप गौर करें, ध्यान से देखें, दोनों का सेम साइज है, स्मॉल स्मॉल, पैकिंग अच्छी हो जाएगी। पैकिंग अच्छी नहीं होगी, क्लियर बात, ये बात समझ में आ गई। फिर दोबारा सुन लें, सेम साइज के होंगे, पैकिंग अच्छी होगी। कोई भी चीज हो भाई, सेम साइज को आप अच्छे से पैक कर सकते हो, उनको छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, पैकिंग आप अच्छी नहीं कर सकते। किसी कमरे में डिब्बे रखने हो, सारे डिब्बे सेम साइज के आ जाएं, पैक करने में दिक्कत नहीं आएगी अपन को। कोई छोटा आ गया, कोई बड़ा आ गया, कोई छोटा आ गया, कोई बड़ा आ गया, पैकिंग अच्छे से नहीं होगी, गिरने के चांसेस रहेंगे। ये दीवार है, इस दीवार में ईंट है, सारी ईंटें सेम साइज की है, दीवार की पैकिंग अच्छी है। और पैकिंग अगर अच्छी है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई। पैकिंग अगर अच्छी है, गुड पैकिंग, तो बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई। तो पैकिंग जितनी अच्छी होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ध्यान रखना। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस की, क्रिस्टल जालक की या किसी क्रिस्टल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है
उसकी पैकिंग पर। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तब भी ये चीज मैं बात करूंगा बार बार पैकिंग की। ठीक है भाई, तो जो पैकिंग है वो अच्छी कब होगी बताएं, जब दोनों सेम साइज के होंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि HF में पैकिंग अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई। ठीक है भाई, तो HF स्मॉल स्मॉल है, दोनों छोटे साइज के हैं, या फिर मैं कहूं यहां पर जो बॉन्ड है आप ऐसे समझें इसको, छोटा बॉन्ड है और HI में बड़ा बॉन्ड है। तो ये बड़ा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, और ये आसानी से टूट गया तो इस बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होगी। बड़ा बंध है, बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा कम होगी, छोटा बंध है, बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है पैकिंग पर। पैकिंग अगर अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और यहां बॉन्ड की बात करें, छोटा बॉन्ड है, तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा ज्यादा होगी भाई। स्टेबिलिटी पैकिंग पे डिपेंड करती है। सॉलिड में स्टेट में भी आप ये पढ़ेंगे। अब मैं ये जो आपके पास हाइड्राइड हैं, इन हाइड्राइडों की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, और पहली प्रॉपर्टीज लेता हूं मैं इनका तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी ले रहा हूं भाई। पहली प्रॉपर्टीज ले रहा हूं मैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी HF, HCl, HBr, HI। बताओ क्या होती जा रही है भाई, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जा रही है ना। बहुत बड़ा बंध है, इस बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत कम होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, इजी वे में ये ब्रेक हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, तो इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कम होगी। अभी नहीं, थोड़ी देर रुको। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो सबसे कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी HI की, और सबसे ज्यादा होगी HF की। छोटा बंध है, आसानी से नहीं टूटेगा, स्टेबल। बड़ा बंध है, आसानी से टूट जाएगा, लेस स्टेबल या स्टेबिलिटी कम। तो सबसे कम स्टेबिलिटी होती है किसकी बताएं, HI की। HI की स्टेबिलिटी सबसे कम है, तुरंत टूट जाएगा, ये तुरंत टूट जाएगा। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी भाई जो इसके टूटने पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है किसकी, HI की। तापीय स्थायित्व तो सबसे कम है किसका बताओ, HI का। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास है, बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा। तो बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम होगी, बंध वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। अगली प्रॉपर्टीज ले लेते हैं इसी के बेस पे। एसिडिक नेचर, जो H+ देगा वो एसिड होगा, और जो H+ इजीली देगा स्ट्रॉन्ग एसिड। वही बात आ गई। बड़ा बॉन्ड है, बड़ा बॉन्ड है, तुरंत टूट जाएगा, आसानी से H+ देगा। इजीली डोनेट H+ आयन। तो पानी में डालने पर ये जो HI है वो इजीली आपको H+ दे देगा,
और आपको पता है जो H प्लस देंगे वो एसिड होंगे और जो इजीली H प्लस देंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, प्रबल अम्ल। ठीक है भाई, तो प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बताओ? HI है। तो एसिड की स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ये हो जाएगा HI, HBr, HCl और HF। HF सबसे वीक एसिड है और सबसे स्ट्रॉन्ग होगा HI, इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा थी? HF की। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? HI की। अब मैं इसी को समझाता हूं किसके आधार क्या चीज लेते हैं अपन। तीसरी प्रॉपर्टीज दे रहा हूं मैं, तीसरी प्रॉपर्टीज में इसकी लेता हूं क्या? अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, देखो A प्लस H से HA, तो क्या हो गया यहां? A का अपचयन। देखो H जुड़ गया ना, H का जुड़ना रिडक्शन, अपचयन। H का जुड़ना अपचयन होता भाई, तो A का अपचयन हो गया। तो इस A का अपचयन हो इसके लिए जरूरी है कि A को कोई H दे। ये चारों के चारों H दे सकते हैं क्योंकि चारों के चारों के पास H है, ये चारों H दे सकते हैं A को। तो चारों के चारों क्या होंगे बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, चारों के चारों अपचायक होंगे, या फिर मैं कहूं रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अपचायक होंगे चारों, क्योंकि चारों के चारों H दे सकते हैं किसको? एक अपचयन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं, तो चारों रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इजीली कौन देगा? इजीली जो H प्लस देगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ध्यान दें आप, यहां पर आसानी से टूट जाएगा, आसानी से H देगा। A को H देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक, आसानी से देने वाला प्रबल अपचायक। तो ध्यान रखना ये जो HI है ये आसानी से H दे देगा किसको? A को, इसलिए ये HI क्या होगा बताएं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन सा होगा बताओ? HI होगा। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HI। इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली H दे देगा, आसानी से H दे देगा A को। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई, थर्मल स्टेबिलिटी हो गई, तीन प्रॉपर्टीज हो गई। चौथी प्रॉपर्टीज की आप बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF, F की 4.0, H की 2.2। तो यहां En बहुत ज्यादा है भाई, En ज्यादा है तो यहां चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। F बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, F पर नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया, चार्ज सेपरेशन हो गया। तो ये HF क्या कर सकता है? ये HF दूसरे HF की बात करूं, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो बताओ इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच क्या हो जाएगा? HB हो जाएगी। तो ये जो आपके पास HF है, इस HF में HB हो जाती है क्योंकि इस पर चार्ज सेपरेशन हो जाता है भाई, प्लस माइनस आ जाता है। आ रही बात समझ में? तो इसी चार्ज सेपरेशन के कारण, इसी आवेश के पृथक्करण के कारण यहां HB हो जाती है। ठीक है, तो HF में HB हो जाती है, ध्यान रखना HF में HB हो जाती है। इसीलिए ये जो HF है, ठीक है ना भाई, ये HF यहां पर He बना लेता है, रीजन चार्ज सेपरेशन। अगर मान लीजिए मैं यहां बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट HF का होगा। रीजन इस HF में क्या पाई जाती है भाई? HB पाई जाती है। इसके बाद अब बच गए
तीनों HF, HCl, HBr और HI। अब ये तीनों बच गए, तो अब इन तीनों का लेंगे अपन किसके आधार पर? वान डर वाल फोर्स के आधार पर। सबसे बड़ा साइज है HI का, तो इसमें वान डर वाल फोर्स सबसे ज्यादा होंगे, इसलिए इस HI के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मान सबसे ज्यादा होगा तीनों में से। तो ज्यादा कौन आ जाएगा बताओ? HI, उसके बाद HBr, फिर HCl। तो सबसे ज्यादा हो गया HF का, फिर ये तीनों आ जाएंगे। तो ये बता दिया किसके आधार पे? HB के आधार पर। और इनका किसके आधार पे बता दिया? वान डर वाल फोर्स के आधार पे। HI का साइज बड़ा है भाई, ज्यादा वान डर वाल फोर्स होंगे। HF का साइज छोटा है, वान डर वाल फोर्स कम होंगे। तो वान डर वाल फोर्स के आधार पे समझाया मैंने HI, HBr और HCl को, और HF को समझाया किसके आधार पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर। एसिडिक कैरेक्टर हो गया, रिड्यूसिंग पावर हो गई, HB हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गए। अब मैं बात करता हूं कि HF लिक्विड है जबकि HCl गैस है, ऐसा क्यों? तो बड़ा सिंपल सा रीजन है कि इस HF में HB हो जाती है इसलिए लिक्विड है, HCl में HB नहीं होती इसलिए ये गैस है भाई। तो ये आपके पास हेलोजनों के हाइड्राइड हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज हो गई। कल अपन एक नया वीडियो लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।